ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने बताया था जब किसी इलेक्ट्रोड को या मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप किया जाए, मतलब मेटल और उस मेटल का आयंस हो, उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, मतलब उस मेटल का आयंस होगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस मेटल के रॉड और उस आयंस के बीच में। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल सकते हैं 298 केल्विन एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो मेटल के आयंस हैं उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट होगा उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंडीशन फिक्स हो गया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफ़ेक्ट होगा ये हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। ये जो एक्सप्लेन करते हैं एक साइंटिस्ट था नर्स्ट, NERNST, स्पेलिंग पे ध्यान देना, NERNST होता है नर्स्ट इक्वेशन, इससे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसे बहुत बार एग्ज़ाम में जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं डायरेक्ट लिख देता है एक्सप्लेन नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जो अभी करेंगे वो पूरा करना है। या एक्सप्लेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन फॉर एनी सेल, तो इसके बाद मैं करूँगा, जो कि NCERT में दिया हुआ है, सिर्फ सेल के लिए दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड के लिए नहीं दिया हुआ है, तो सेल के लिए इसके बाद में करूँगा। और एक दो बार हमने देखा है क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो भी आपको नर्स्ट इक्वेशन ही करना है। नर्स्ट इक्वेशन पूछा है तो ठीक है, अगर नहीं पूछा है, ये पूछा है, एक बार तो पूछा गया था एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नर्स्ट इक्वेशन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो भी आपको यही करना है। तो पहले मैं इलेक्ट्रोड के लिए करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे किसी सेल के लिए। तो हम लोग एक इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, एक मेटल M है और इसे हमने रखा है Mn+ में। ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन के लिए, और अगर रिडक्शन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Mn+ से M, ये लिखेंगे हम लोग रिडक्शन के लिए। ठीक है। तो जो डाटा वगैरह गिवन होते हैं क्वेश्चंस में रिडक्शन के लिए ही गिवन होते हैं, तो हम लोग भी रिडक्शन के लिए मानेंगे। तो इलेक्ट्रोड हमने M माना है, तो रिडक्शन करना है, तो मान लिया N+ चार्ज है, तो ये N इलेक्ट्रॉन गेन करके M बना रहा है, सॉलिड इलेक्ट्रोड, Mn+ इसका इलेक्ट्रोलाइट, उस मेटल का आयंस एक्वस मीडियम में। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए किसी सर्टेन टेम्परेचर T टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे तो E0 बोल देंगे, और अगर रूम टेम्परेचर नहीं है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा एट एनी टेम्परेचर T, तो क्या होगा, उसके लिए जो नर्स्ट है उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो एट एनी टेम्परेचर अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, E मान लें, एट एनी टेम्परेचर E भी लिख सकते हैं, और इसको कुछ लोग Mn+ से M भी लिखते हैं। तो चलो फिलहाल मैं शॉर्ट में E लिख रहा हूँ। E = स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज E0 माइनस RT/NF ln नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, जो राइट साइड है, प्रोडक्ट जितने टर्म है, जैसे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है। तो अभी हमने बोला E के बदले बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, Mn+ से M, ये भी लिख सकते थे E को, और E0 को लिख सकते थे E0 Mn+ से M, क्योंकि हमने रिडक्शन को दिखाया है। तो E लिखो या ये दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है। अब देखो ये ln है, नेचुरल लॉग है, लॉग बेस 10 में अगर इसे कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर E = क्या आ जाएगा, E0 माइनस 2.303 RT/NF log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है हमारा, यही है M सॉलिड
अपॉन रिएक्टेंट, ये तो इलेक्ट्रॉन है, रिएक्टेंट में क्या है Mn प्लस एक्वस, Mn प्लस एक्वस। ठीक है। अब सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो हम लोग यूनिटी लेते हैं, जो सॉलिड का एक्टिव मास होता है प्योर सॉलिड का वो यूनिटी लेते हैं। तो m सॉलिड जो है इसका एक्टिव मास जो है क्या हो जाएगा यूनिटी, दैट इज 1। इसकी वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा E है ये है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E जो है हमारा क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो TNTIAL पोटेंशियल एट टेम्परेचर T टेम्परेचर पे, और इसका यूनिट जो है हम लोग वोल्ट में लेंगे, इन वोल्ट। ठीक है। जो हमारा E0 है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जो F है ये आगे डिस्कस और करूँगा मैं डिटेल में, अभी सीधा सीधा याद रखो ये फेराडे कांस्टेंट है, FARADAY फेराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है ये 96500 कूलम आता है। याद रखना F जो है फेराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 96500 कूलम है। R जो है गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू SI यूनिट में होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। T टेम्परेचर है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रहा है ये वाला रिएक्शन जो हमने लिखा है ये वाला N कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग लिख लेते Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, तो N की वैल्यू 2 हो जाती। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है N। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया यहाँ से। तो इस इक्वेशन में सारा वैल्यू हमने बता दिया, तो ये इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अब अगर इसको चाहो तो अभी हमने लिखा है E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस। अब इसमें आप चाहो तो R अगर स्टैंडर्ड निकालना हो, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, टेम्परेचर अगर फिक्स कर दें 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ 298 केल्विन, तो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं गिवन होता है तो हम लोग फिक्स कर लेंगे 298 केल्विन। तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू E0 माइनस 2.303, R की वैल्यू फिक्स होती है 8.314, टेम्परेचर 298, N की वैल्यू डिपेंड करेगा रिएक्शन पे, फेराडे कांस्टेंट 96500 लॉग बेस 10 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दोगे तो E इक्वल्स टू आ जाएगा E0 माइनस ये जो सारा वैल्यू है इसको पुट करोगे तो 0.0591 बाय N लॉग बेस 10 1 बाय Mn प्लस आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और अगर ये 1 बाय m को लिखोगे तो माइनस m लिख सकते हैं, 1 बाय ln 1 बाय x इक्वल्स टू माइनस लॉग x लिख सकते हैं। लॉग 1 बाय x है ना, लॉग 1 बाय x का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग x, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू E0 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 0.0591 बाय n लॉग बेस 10 फिर Mn प्लस आ जाएगा एक्वस। तो इस तरह से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन लें, जैसे कि हमने टेम्परेचर तो 298 केल्विन दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, कंसंट्रेशन जो ये हमारा Mn प्लस आया है इसे भी अगर हम लोग 1 मोलर ले लें तो log 1 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी E इक्वल्स टू E0
मतलब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो इलेक्ट्रोड के लिए इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज़ 2 मोलर। Ag प्लस का मोलर कंसंट्रेशन हमें 2 मोलर दिया हुआ है और बोल रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड का निकालना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है और ई नोट की वैल्यू हमें दिया हुआ है। ई नोट Ag प्लस से Ag के लिए मतलब रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 वोल्ट। तो हमें ई निकालना है किसके लिए, इस Ag के लिए, Ag प्लस से Ag। अगर कुछ नहीं देता है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, ई नॉट Ag प्लस से Ag। अब टेम्परेचर 25 ही है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10। रिडक्शन भी ही है तो 1 बाय mn प्लस, माइनस लिए हैं तो 1 बाय mn प्लस, अगर प्लस लेते हैं तो सीधे mn प्लस लिखते हैं। तो ई नॉट Ag प्लस से Ag कितना है 0.8 माइनस 0.0591 बाय Ag प्लस से Ag आने में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाएगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, n की वैल्यू 1 लॉग बेस 10 1 बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन किया है 2 तो 1/2 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.8 माइनस 0.0591 इंटू लॉग 1/m क्या होगा, माइनस लॉग m माइनस लॉग बेस 10 2, मतलब 0.8 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 0.0591 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 ये वोल्ट में आएगा क्योंकि हमारा ये 0.8 जो था वोल्ट में दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.817781 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग किसी सेल के लिए देखते हैं नस्ट इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, जो हमें NCERT में भी गिवन है। ठीक है, तो जो सिंगल इलेक्ट्रोड था, जैसा कि अभी हमने देखा था, सिंगल इलेक्ट्रोड अगर हम लोग मान लें Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन से m, तो इसके लिए जो नस्ट इक्वेशन आएगा ये अभी हमने देखा था ऊपर, इसके लिए आया था। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करके ही देखता हूँ क्योंकि मुझे सेल के लिए करना है तो अलग अलग बताना पड़ेगा। तो ये हमने बताया था कि आया था हमारे पास Mn प्लस से m, ये इक्वल आया था ई नॉट स्टैंडर्ड वाला Mn प्लस से m माइनस RT अपॉन NF, या अगर 2.303 लोगे तो लॉग लोगे, अगर RT अपॉन NF लोगे तो यहाँ पे ln लोगे। प्रोडक्ट में क्या है हमारा m, जिसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा। ये m को हम लोग डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं अपॉन रिएक्टेंट में जो है हमारा Mn प्लस है, इसका एक्टिव मास Mn प्लस चाहो तो आप एक्वस लिख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, RT अपॉन NF जो है इसको इस तरह भी रख सकते हैं और अगर इसको लॉग बेस 10 करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग एक कंप्लीट सेल एज्यूम कर लेते हैं, एक हम डेनियल सेल मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए डेनियल सेल जिंक से Zn2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1 है। सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2 है। कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा हमारा, दोनों देख लेते हैं क्योंकि n की वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो वैसे 2 ही होगा, दिख रहा है हमें, फिर भी निकाल के बता देते हैं। जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है हमारे पास Zn2 प्लस एक्वस, जिसका कंसंट्रेशन C1 है, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड है इस पे हमारे पास क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है Cu2 प्लस से कॉपर बन रहा है, तो Cu2 प्लस जो है एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है सॉलिड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इक्वल ही है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारे पास सेल रिएक्शन आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस ये एक्वस आएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इधर Zn2 प्लस एक्वस बचेगा प्लस कॉपर सॉलिड बचेगा।
ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं जो हमारे सेल रिएक्शन है। और यहाँ से n की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर यहाँ 2 यहाँ 3 रहता तो इक्वलाइज करते 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 6 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 2 ही हो रहा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र n की वैल्यू हमें 2 आ गया। तो अब जो हमारा कैथोड है और एनोड है, दोनों के लिए हम लोग ई सेल निकालते हैं। तो फॉर कैथोड पहले निकालते हैं। कैथोड हमारा कॉपर का था, तो क्या आ जाएगा, ई Cu2 प्लस से Cu, क्या आ जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस RT अपॉन NF Ln, क्या आ जाएगा कॉपर के लिए, सॉलिड Cu भी ले सकते हैं, और Cu सॉलिड है तो उसकी, चलो लिख लेते हैं एक बार, कॉपर सॉलिड अपॉन Cu2 प्लस, क्योंकि कैथोड का रिएक्शन जो हमने अभी लिखा है क्या है, Cu2 प्लस, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में Cu, ठीक है, या लिख के दिखा देते हैं, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा है, ठीक है। और जो ये n है, इसकी वैल्यू चाहे तो हम लोग 2 लिख सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे फिलहाल n रखते हैं, क्योंकि हम लोग जनरल फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे n ही रहने देते हैं। तो ई Cu2 प्लस से Cu इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10। Cu को हम लोग 1 ले लेते हैं, Cu2 प्लस को प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 हो गया, तो कैथोड के लिए आ गया। इसी तरह हम लोग एनोड के लिए निकाल सकते हैं। फॉर एनोड के लिए अगर ई सेल निकालना है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का तो निकाल लिया, माइनस एनोड का लिखेंगे, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन के लिए इसका Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Zn दिखाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सेम सिमिलरली लिख लेते हैं एनोड के लिए, ई Zn2 प्लस से Zn इक्वल्स टू ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10। अब चाहो तो Zn अपॉन Zn2 प्लस लिखो, या Zn को 1 लिख देते हैं अपॉन Zn2 प्लस का एक्टिव मास, दोनों लिख सकते हैं। जैसे ये कॉपर था, कॉपर का 1 लिख दिए, चाहे तो कॉपर लिख देते, ये 1 लिख दें, या जिंक लिख लें, प्योर सॉलिड वाला जिंक, ठीक है। तो ये दोनों का हमारे पास आ गया रिडक्शन पोटेंशियल। हमें ई सेल निकालना है, तो ई सेल की वैल्यू क्या होती है बच्चे, ई सेल इक्वल्स टू आता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड है कॉपर का, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड किसका, जिंक का। ये वैल्यू पुट करते हैं, तो कॉपर का जो हमारे पास वैल्यू आया है, क्या आया था, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 Cu, चाहे तो 1 लिखे या Cu लिखे, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, Cu2 प्लस, ठीक है, माइनस जिंक का सिमिलर आया था, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 Zn अपॉन Zn2 प्लस, यही आएगा। अब जो ये वाला टर्म है नॉट वाला, इसको एक साथ रख लेते हैं, ये जो टर्म है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, यही आ जाएगा। और जो बच गया यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस नीचे ही लेते हैं, एक साथ लिखने में अच्छा रहेगा, माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ये कॉमन आ जाएगा। तो ये अगर कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस कॉमन ले लिया, लॉग Cu अपॉन Cu2 प्लस लॉग बेस 10 Cu अपॉन Cu2 प्लस, और माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से, तो प्लस से माइनस निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, माइनस लॉग बेस 10 Zn अपॉन Zn2 प्लस माइनस लॉग बेस 10 Zn अपॉन Zn2 प्लस।
अब देखो बच्चे, जो ये है ई नॉट कॉपर का मतलब कैथोड का माइनस ई नॉट एनोड का, तो ये क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाय n लॉग Cu बाय Cu2 प्लस अपॉन Zn बाय Zn2 प्लस। तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, Cu इंटू Zn2 प्लस ऊपर चला जाएगा, नीचे इधर Cu2 प्लस इंटू Zn, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन आया है, अब जो हमारा सेल रिएक्शन है जिसे हमने इक्वेशन 1 माना था, इसको कंसीडर करो। तो यहाँ से Q का वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस इंटू Cu अपॉन Zn इंटू Cu2 प्लस। तो सेम वैल्यू देखो यहाँ पे आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, Cu इंटू Zn2 प्लस, यहाँ भी आ रहा है Cu इंटू Zn2 प्लस Zn Cu2 प्लस, तो Zn Cu2 प्लस सेम वैल्यू आ रहा है, तो इसे हम लोग Q लिख सकते हैं। मतलब ई सेल जो यहाँ पे था, ई सेल इक्वल्स टू, वही ई सेल लिख रहे हैं, ई सेल इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आया हमारा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 Q लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग टेम्परेचर जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ 298 केल्विन होता है, या नहीं दिया हो तो भी हम लोग यही लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0591 बाय n लॉग बेस 10 Q। किसी एक सेल के लिए हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने डेनियल सेल के थ्रू किया। अब एक जनरल रिएक्शन मान लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं, N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। तो इसके लिए जो रिएक्शन कोशेंट है Q की वैल्यू क्या आएगी, C का पावर M1 D का पावर M2 अपॉन A का पावर N1 B का पावर N2। ABCD जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये एक्टिव मास है, मतलब कंसंट्रेशन होगा या पार्शियल प्रेशर होगा। तो अब इस रिएक्शन के लिए जो हम लोग ई सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10। Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, C का पावर M1 D का पावर M2 अपॉन A का पावर N1 इंटू B का पावर N2। और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पुट कर दें तो ई सेल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n लॉग बेस 10 Q की जगह पे आ जाएगा C का पावर M1 D का पावर M2 अपॉन A का पावर N1 इंटू B का पावर N2। तो ये हमने Q के टर्म में निकाला। उसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। तो हम लोग एक डेनियल सेल मान लेते हैं जो है जिंक सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज कॉपर एक्वस से कॉपर सॉलिड, ये हमने एक मान लिया डेनियल सेल। और इसके लिए जो सेल रिएक्शन होगा हमने कई बार निकाला है, क्या हो जाता है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। तो जब सेल स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और इसका रिडक्शन होगा तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा। मतलब Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन लेफ्ट हाफ सेल में बढ़ते जाएगा और राइट हाफ सेल में Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन घटते जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन है आयंस का वो चेंज होते जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में कैटायन बढ़ेगा, राइट साइड में कैटायन घटेगा, जिसके कारण वोल्ट मीटर का रीडिंग फिर डिक्रीज होने लगता है और डिक्रीज होते होते जीरो हो जाता है। मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग जीरो, मतलब EMF क्या हो गया, जीरो।
EMF जीरो का मतलब है उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है जिंक और कॉपर का कांस्टेंट हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। तो जब इक्विलिब्रियम आ गया तो वोल्टमीटर का रीडिंग जीरो, मतलब ई सेल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी, और क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम, जिसे हम लोग के सी या के पी बोलेंगे। तो जो हमने नर्स्ट इक्वेशन से निकाला था, ई सेल इक्वल्स टू क्या आया था, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, इसको 1 ले लेते हैं डायरेक्ट, लॉग तो लिखा नहीं, लॉग बेस 10, इधर क्या था Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू जीरो आ जाएगा, इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, के इक्विलिब्रियम, के सी या के पी के इक्विलिब्रियम का मतलब है। तो यहाँ से जो इसको इधर लाएंगे तो प्लस आ जाएगा, मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखें तो क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे 0.0591 बाय n लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। यहाँ से अगर हमें ई नॉट सेल की वैल्यू दे दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दें तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमने नीट का एक क्वेश्चन लिया है, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू 1 दिया हुआ है। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.059 वोल्ट। टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, हमने बोला था मैक्सिमम क्वेश्चन में यही गिवन होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें निकालना है, और दिया हुआ है हमें कुछ, लॉग की वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.303 RT अपॉन F। ये हम लोग 0.0591 लेते हैं, ये बोल रहा है 0.059 लेना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, ई सेल इक्वल्स टू, अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ई सेल की वैल्यू जीरो आएगा, डायरेक्ट जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वही लिख लेते हैं। ई नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अभी हमने डिराइव किया है फॉर्मूला यही, ई नॉट सेल 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमें ये निकालना है। ई नॉट सेल का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.059 वोल्ट, 0.059 वोल्ट इक्वल्स टू, और 2.303 RT अपॉन F 0.059 अपॉन n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 0.059 डिवाइडेड बाई, इधर आएगा डिवाइड में 0.059 मतलब 1। तो लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम आ गया 1, तो यहाँ से हम लोग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इसमें हमने थोड़ा डाटा मिस्टेक कर दिया, ये 0.059 नहीं 0.59 दिया हुआ है, ये 0.59 दिया हुआ है, ठीक है, 0.59 वोल्ट। तो 0.59 की वैल्यू ये पुट करेंगे 0.59, तो ये 0.59 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि जो 1 है तो इसकी वैल्यू 10 कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, यहाँ से लॉग बेस 10 को हटाएंगे तो 10 का पावर 10 आ जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 का पावर 10 देखते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 10⁻10 इसका आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट की वैल्यू हमें दिया हुआ है Al3+ से Al का, ई नॉट Ag+ से Ag का, ई नॉट K+ से K का, और ई नॉट Cr3+ से Cr का, ये वैल्यू दिया हुआ है। पहला है -1.66, फिर है 0.80,
फिर है -2.93, फिर है -0.74 वोल्ट में दिया हुआ है सारा। ठीक है, अब बोल रहा है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की कौन डिक्रीजिंग है, सबसे अच्छा कौन है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम लोग क्या देखेंगे, किसका ऑक्सीडेशन आसान होगा। ऑक्सीडेशन किसका आसान होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है, सबसे कम इसमें से ये वैल्यू है 2.93, मतलब पोटासियम का सबसे कम है, मतलब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इससे ज़्यादा फिर है हमारा एल्युमिनियम का -1.66, फिर इससे ज़्यादा है हमारा क्रोमियम का, फिर सबसे ज़्यादा है Ag का, मतलब सबसे ख़राब रिड्यूसिंग एजेंट हमारा सिल्वर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।